वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए फर्म चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बाय कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज का यह एपिसोड है आस्क टीसीपी 87। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पिछले दिनों आप ही के द्वारा आस्क टीसीपी 86 के कमेंट सेक्शन में पूछे गए सवालों के सही जवाब। लॉटरी द्वारा सबसे पहला सवाल निकल कर आया है वडोदरा गुजरात से संजय जाधव जी का। ये जानना चाहते हैं 10 पैसे एफएसएस 1988 सी मिंट कॉइन की 2022 में कीमत क्या चल रही है। सर, 1988 में 10 पैसे वाले जो एफएसएस में कॉइन डाले जाते थे वह देश की 4 मिंटों के अलावा एक विदेशी मिंट में, मतलब कनाडा के ओटावा में भी डाले गए थे और इसी वजह से उस पर ओटावा कनाडा का सी मिंट मार्क आता है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सी मतलब कलकत्ता, तो कलकत्ता का नहीं है, कलकत्ता नो मिंट मार्क होता है। जिस सिक्के पे किसी भी तरह का कोई मिंट मार्क नहीं होता है वह सिक्का होता है कलकत्ता मिंट का। यह आपके पास जो सी मिंट मार्क है यह ओटावा का है और यह एक कॉमन कॉइन है। 10 पैसे के एफएसएस में सिक्के 1988 में पहली बार ढाले गए थे, जो 1998 तक ढाले जाते रहे। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के यह कॉइन 1.85 मिलीग्राम के होते थे। इनकी साइज होती थी 16 mm, शेप सर्कुलर। और बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा और ओटावा इन 5 मिनटों द्वारा यह सिक्के ढाले गए थे, जिसमें से बॉम्बे और कलकत्ता स्क्वायर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, बाकी हैदराबाद, नोएडा और ओटावा कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। 2022 में ऐसे 10 पैसे वाले कॉमन कॉइन्स की वैल्यू चल रही है 1 रुपये से 5 रुपये तक, लेकिन बॉम्बे और कलकत्ता स्क्वायर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। इनकी वैल्यू चल रही है 5 रुपये से 50 रुपये तक। अब नोट कर लें राज की बात। 10 पैसे 1988 हैदराबाद मिंट वाले कॉइन वर्तमान में कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में यह कॉइन भी स्क्वायर्स कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे और हैदराबाद मिंट वाले कॉइन की वैल्यू धीरे धीरे और बढ़ जाएगी। तो यदि आपके पास हैदराबाद मिंट के 10 पैसे वाले 1988 के कॉइन हैं तो आप उन्हें जरूर संभाल कर रखें, भविष्य में आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे। चूंकि 1988 में देश की 4 मिनटें मिलकर इतने सिक्कों की ढलाई नहीं कर पा रही थी, इतने सिक्के नहीं ढाल पा रही थी कि देश में जितनी ज़रूरत है, जितनी खपत है सिक्कों की, वह फुलफिल कर पाए। इस वजह से कई विदेशी मिंटों में भी सिक्के ढाले गए थे। जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि 5 रुपये के मास्को मिंट में ढाले गए थे। इसी तरीके से ये 10 पैसे वाले जो सिक्के हैं कनाडा के ओटावा मिंट में ढाले गए थे। यह सिक्के पहले ओटावा में ढाले जाते थे, फिर वहाँ से यह इंडिया तक आते थे। बहुत लंबी प्रोसेस होती थी, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि इंडिया में इतने सारे सिक्कों की खपत हो रही थी और सिक्के ढल नहीं पा रहे थे। इस वजह से यह सिक्के ओटावा से ढलवाए जाते थे और इन सिक्कों का जो मटेरियल है वह बाकी के सिक्कों से थोड़ा 21सा है, क्योंकि विदेशी मिंट का मटेरियल है, धातु का जो अनुपात रखा जाता है वो पूरी ईमानदारी के साथ रखा गया है। इस वजह से यह सिक्के थोड़े से ज़्यादा चमकीले भी दिखते हैं। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है अजमेर ब्यावर से विष्णु नागर जी का। ये लिखते हैं, सर जी मेरे पास 1 पैसा होल कॉइन लाहौर मिंट 1945 है, सर जी इसकी क्या प्राइस है बताइए। विष्णु नागर जी, 1945 में होल वाले जो सिक्के थे वह कॉपर की धातु में बनाए जाते थे। इनका वजन होता था 1.94 ग्राम और साइज होती थी 21.4 mm, शेप सर्कुलर होता था। 1945 में ये होल वाले सिक्के क्यों बनाए गए थे, इसके पीछे की जो कहानी है, जो मैंने सुनी है कि जो होल है उसमें से जो मेटल निकलता था, यह मेटल बंदूक की गोली के पीछे पैक करने के काम आता था, क्योंकि जो बंदूक की गोली होती है वो कॉपर की बनती है और उसमें बारूद भरने के बाद जो पीछे से सील पैक किया जाता है, तो इसी साइज़ की बंदूक की गोली में सील लगती है।
तो इस वजह से इस सिक्के को होल वाले सिक्के बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त मेटल की वैल्यू थोड़ी बढ़ रही थी, तो सिक्कों की लागत भी कम करनी थी और एक पंथ दो काज करने थे। मतलब एक ही मशीन से आप सिक्के भी बना लो और बंदूक की गोली के लिए उसका पीछे वाला जो लॉकिंग सिस्टम है, जो उसका पार्ट होता है, वो भी निकाल लो। तो ऐसा दिमाग लगाकर इन्होंने यह सिक्के बनाए थे, ऐसा मैंने सुना है। कैसा लगा आपको ये जानकर? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। अब बात कर लें इसके रेट की। तो बॉम्बे, कलकत्ता और लाहौर, इन तीनों मिनटों में इन सिक्कों की ढलाई हुई थी। बॉम्बे और कलकत्ता वाले तो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, उनकी वर्तमान मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर कंडीशन बहुत अच्छी है सिक्के की तो अधिकतम 100 रुपये, वैसे नॉर्मली 5 रुपये एक सिक्के की कीमत चल रही है। लेकिन जो लाहौर वाले कॉइन हैं वो स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। लाहौर वाले ऐसे सिक्कों की वर्तमान कीमत चल रही है लगभग 20 रुपये से 200 रुपये तक, डिपेंड ऑन कंडीशन एंड डिमांड। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है गुजरात से नीलांबर जी का। ये लिखते हैं, मेरे पास 200 रुपीज़ न्यू स्टार नोट है, उसकी प्रीफिक्स 1 DA इंसेट ई, ईयर 2017, गवर्नर उर्जित पटेल, उसकी मार्केट प्राइस क्या होगी? 800 रुपये में परचेस किया था। नीलांबर जी, 200 रुपये के नोट में 2017 वाला ई इंसेट वाला जो नोट है, पहला ऐसा नोट है जो वैल्यूएबल है। इसके पहले 200 रुपये में 2 और स्टार नोट जारी हो चुके हैं, लेकिन उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में छापे गए हैं। लेकिन ई इंसेट वाले कम मात्रा में छपे हैं, इस वजह से ऐसे नोट की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है लगभग 1500 से 3000 रुपये तक, और आपने इसे परचेज़ किया था 800 में। तो देखिए आप कितनी तेज़ी से आपको इसका फ़ायदा मिल रहा है। शायद बैंक में भी आप FD करते हैं तो इतनी जल्दी आपको फ़ायदा नहीं मिलता। इसी वजह से कई बार मैं कहता हूँ आप लोगों को कि अच्छी करेंसी में इन्वेस्ट करें, बैंक से कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। समझदारी से इन्वेस्ट करें और अच्छे नोटों में इन्वेस्ट करें। जो नोट वैल्यूएबल हैं उनकी वैल्यू जल्दी बढ़ती है, जो कॉमन है उनकी वैल्यू देर से बढ़ती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो कॉमन सिक्के इकट्ठे कर रहे हैं वो निराश हो जाएं, क्योंकि कॉमन सिक्के इकट्ठे करने का भी अपना एक अलग ही मज़ा है। आप घूमते फिरते रोज़ की रोज़गारी में से एक एक दो दो सिक्के इकट्ठे करते हैं, तो जो आपको खुशी प्राप्त होती है, जो आनंद प्राप्त होता है, और आपके पैसे नहीं लगते हैं, तो फ्री में आपका कलेक्शन हो जाता है, मज़ा भी आता है। तो दोनों चीज़ें हैं। पर हाँ, अभी ऐसे स्टार नोट की मार्केट प्राइस चल रही है 1500 से 3000 तक। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है कानपुर से विजय कुशवाहा जी का। ये लिखते हैं, सर मेरे सवाल का जवाब आस्क TCP 86 में भी नहीं मिला कि मेरे पास 10 रुपये का नया नोट है जिसके सीरियल नंबर रॉन्ग साइड में छपे हैं, क्या उसकी कुछ वैल्यू है कि नहीं, बताने का कष्ट करें। विजय कुशवाहा जी और बाकी सभी भी जिन्होंने कई बार सवाल लिखे लेकिन आज तक उनके सवाल का जवाब नहीं मिला, तो एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आप यह ज़रूर चेक कर लें कि आपने जब भी सवाल लिखा तो आपने हैशटैग आस्क TCP और आपके शहर का नाम लिखा है या नहीं लिखा है, और आपने पूरा सवाल लिखा है या अधूरा सवाल लिखा है। कई बार ऐसा होता है कि हम सवाल तो शामिल करना चाहते हैं लेकिन अधूरा सवाल होता है, या आपके शहर का नाम नहीं होता है, या आस्क TCP नहीं लगी होती है, तो इस वजह से हम उस सवाल को लॉटरी में शामिल नहीं कर पाते हैं। तो आप प्लीज़ ध्यान रखा करें, सवाल लिखते वक्त हैशटैग आस्क TCP और आपके शहर का नाम ज़रूर लिखें और पूरा सवाल लिखें। दूसरी बात, हम आपको बार बार बताते हैं कि जितने भी सवाल हम आस्क TCP में शामिल करते हैं वह सब लॉटरी द्वारा चयनित किए जाते हैं, क्योंकि आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, इतना ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है, तो सैकड़ों की संख्या में सवाल आते हैं। हम हर सवाल का जवाब दे पाने में समर्थ फिलहाल नहीं हैं। इस वजह से लॉटरी द्वारा चयन किया जाता है सवालों का, और जो सवाल लॉटरी में चयनित हो जाते हैं सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब हम एक आस्क TCP में दे पाते हैं। हमें आशा है आप हमारी मजबूरी को समझेंगे और हमारे सिस्टम को हम बहुत अच्छे से ईमानदारी से फॉलो करते हैं, तो आप हमें अपना प्यार और साथ यूं ही लगातार देते रहेंगे। विजय जी, आपने लिखा है कि पिछली बार आपके सवाल का जवाब नहीं मिला, तो वही बात है, उस वक्त आपका सवाल लॉटरी में चयनित नहीं हुआ था, इस बार लॉटरी में चयनित हो गया, तो हम आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। आपने लिखा है 10 रुपये के नोट का नंबर रॉन्ग साइड में प्रिंट हो गया। तो सर नॉर्मली जो 10 रुपये के नोट होते हैं उसमें 2 जगह नंबर प्रिंट होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाले जो नंबर होते हैं वो लेफ्ट साइड में प्रिंट होते हैं और नीचे वाले नंबर
राइट साइड में प्रिंट होते हैं। आपने लिखा है आपके नोट में नंबर रॉन्ग साइड में प्रिंट हो गए हैं, तो ऊपर वाले हुए हैं या नीचे वाले हुए हैं या दोनों हुए हैं, ये देखने के बाद ही उस नोट की सही कीमत बताई जा सकती है। फिर भी ऐसे नोट की कीमत कम से कम 100 रुपये और अधिकतम 2000 रुपये हो सकती है। अगला कमेंट हम ले रहे हैं जोधपुर से वीरू नागौरी जी का। ये लिखते हैं, थैंक यू गुरु ज्ञानी जी, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिला, बहुत खुशी हुई और शायद अब आपका कीमती वक्त जाया नहीं करूँगा, क्योंकि आपके सारे वीडियो देख लेंगे तो मेरे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। थैंक्स अगेन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, हमारा कीमती वक्त तो सिर्फ आप ही के लिए है। बस हम इतना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति सवाल करता है तो कम से कम हमारे सभी वीडियो पहले देख ले, उसके बाद यदि उसके मन में कोई सवाल हो तो वह लिख भेजे। कई बार क्या होता है, सवाल रिपीट होते हैं या एक ही सवाल को बार बार पूछा जाता है जिसका जवाब हम एक से ज़्यादा बार दे चुके होते हैं, तो जो पुराने लोग हैं उनका समय खराब होता है। मेरा वक्त इतना कीमती नहीं है जितना आप सभी लोगों का वक्त कीमती है, तो आप सभी लोगों का कीमती वक्त खराब नहीं हो, इस वजह से मैं निवेदन करता हूँ कि सभी वीडियो देख लें। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़कर। आप सभी लोग भी, जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं, सवाल करने के पहले प्लीज़ आप सभी वीडियो ज़रूर देख लें, उसके बाद ही सवाल लिखें। धन्यवाद। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है हिमाचल प्रदेश से ज्योति जी का। ये लिखती हैं, सर माय नेम इज ज्योति तोमर एंड आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। सर मैंने आपको पहले भी मैसेज किया पर आपने कोई भी रिप्लाई नहीं किया, पर कोई बात नहीं सर, मेरे पास 10 रुपीज़ कॉइन थे और उसमें शेर और उसके पीछे ट्री बना हुआ है और 1935 और 2010 लिखा हुआ है। क्या ये कॉइन रेयर है या कॉमन है? और साथ ही यह लिखती हैं, कोई एग्जीबिशन हिमाचल प्रदेश या चंडीगढ़ में भी लगाएं ताकि वहां आकर मेरी नॉलेज और बढ़े और आपसे मिल सकें। थैंक यू सो मच ज्योति जी। हिमाचल प्रदेश या चंडीगढ़ में फिलहाल तो कोई एग्जीबिशन नहीं लग रही है, लेकिन आसपास के शहरों में जितनी भी एग्जीबिशन लग रही है उन हर एग्जीबिशन की जानकारी हम आपको पहले भी कई बार दे चुके हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे रहे हैं। इसके अलावा हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, सिर्फ एग्जीबिशन की जानकारी दी थी आने वाले 6 महीनों की, मतलब दिसंबर तक की सारी एग्जीबिशन की जानकारी उसमें दी गई थी। क्योंकि हमने वह वीडियो 3 महीने पहले ही बना दिया था, तो उस वक्त हमने 6 महीनों की जानकारी दी थी। तो प्लीज़ आप वह वीडियो देख लें और आपके आसपास में जो भी शहर पड़ता हो उस एग्जीबिशन में ज़रूर आएँ। और मेरा आना फ़िलहाल पक्का नहीं है, मैं किसी भी एग्जीबिशन में फ़िलहाल जा पाने की स्थिति में नहीं हूँ। बहुत ही जल्द किसी एग्जीबिशन में ज़रूर मुलाकात होगी, पर फिलहाल मैं किसी एग्जीबिशन में नहीं आ पा रहा हूँ। ज्योति जी, आप बात कर रही हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्लेटिनम जुबली पर जारी किए गए सिक्कों की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्लेटिनम जुबली 2010 में मनाई गई थी। 1935 से 2010 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्लेटिनम जुबली के वर्ष का अंतराल दिया गया है। यह सिक्के बाई मेटल में बनाए गए थे। 2010 में यह जारी किए गए थे और इनका वजन था 7.71 ग्राम, साइज 27 mm। यह सिक्के मात्र नोएडा मिंट द्वारा जारी किए गए थे, लेकिन फिलहाल तो यह सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, पर आने वाले दिनों में ऐसे सिक्कों की स्केयर्स कॉइन कैटेगरी में शामिल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि यह एक ही मिंट द्वारा डाले गए हैं। तो यदि आपके पास ऐसे सिक्के हैं तो आप चाहें तो इन्हें संभाल कर रख सकती हैं, पर वर्तमान में इनकी अधिक वैल्यू नहीं है। इस सिक्के की कीमत 10 रुपये से 15 रुपये तक है, पर हाँ, भविष्य में ऐसे सिक्कों की वैल्यू बढ़ने की बहुत अधिक संभावना है। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है इंदौर से नितिन जी का। ये लिखते हैं, केवल एक जिज्ञासा है मन में, 2 रुपये के राष्ट्रीय एकता वाले कॉइन क्या कभी गोल साइज में बनाए गए थे 1999, 2000 में? क्योंकि मैंने कुछ कॉइन देखे हैं तो कुछ कॉइन बहुत गौर से देखने पर भी गोल लग रहे हैं। उसमें अंदर की डिजाइन से षष्टकोण दिखता है, मगर बाहर से जब दूसरे सिक्कों से मैच करते हैं तो वह गोल लगते हैं, थोड़े पतले भी लगते हैं। तो क्या कभी कोई गोल आकार में 2 रुपये के सिक्के बने थे या वह चल चल कर गोल हो गए हैं? इसकी कीमत नहीं जानना है, केवल जिज्ञासा स्वरूप आपसे पूछ रहा हूँ, प्लीज़ कंफर्म। नितिन जी, आपका कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप में से ज़्यादा लोगों के मन में जिज्ञासाएँ उठें और मैं उन जिज्ञासाओं को शांत कर पाने में अपना योगदान दे पाऊँ। आपने जो 2 रुपये के सिक्कों की बात करी है, यह सिक्के ऑफिशियल रूप से तो कभी गोल नहीं ढाले गए हैं, लेकिन हाँ, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। 2 रुपये के ऐसे बहुत से सिक्के हैं
जो देखने में 100% गोल लगते हैं और पतले भी लगते हैं। मेरी निगाह में भी ऐसे कई सिक्के आए हैं और मैंने भी उन्हें संभाल कर रखा है। कभी वक्त मिला तो हम विस्तार से इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हाँ, आपने जो ऑब्जर्व किया है वह एकदम सही है। 2 रुपये के ऐसे कई सिक्के गोल शेप में मार्केट में देखे जाते हैं, आज भी कभी कभी देखने को मिलते हैं और मेरे कलेक्शन में भी ऐसे ढेर सारे 2 रुपये वाले सिक्के हैं जो दिखने में गोल लगते हैं। एक और चीज़ कि आपने जो पूछा ना कि मैं सिर्फ जिज्ञासावश जानना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को सुकून मिला, क्योंकि हकीकत में मैं चाहता हूँ कि जो आम पब्लिक है जो कलेक्शन करना चाहती है वह महज इसलिए नहीं करे कि यह सिक्का महंगा बिकेगा या यह सिक्का बहुत वैल्यूबल है, वो कलेक्शन करे एक हॉबी के हिसाब से। वो एक शौक़ होता है ना, शौक़ अंदर से जो पैदा होता है, वो शौक़ के हिसाब से उसको इकट्ठा करे। तो एक एक सिक्का आप इकट्ठा करते हैं, आपको जो शौक़ लग जाता है उससे सिक्कों से प्यार हो जाता है, कई बुरी लतों से आप दूर हो जाते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप में से ज़्यादा लोगों को यह शौक़ लगे, चिपक जाए बिल्कुल जैसे मुझे चिपक गया है। और बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं, किशोर झुनझुनवाला जी की आप वीडियो देख रहे हैं, आप देखिए उनकी एनर्जी, आप उनकी उम्र देखिए और कितने सालों की मेहनत है उनकी, वो देखिए। कई लोग ऐसा लिखते हैं कि यार ये तो बड़े लोगों का काम है या पैसे वालों का काम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने भी शुरू किया था तो उन सिक्कों से शुरू किया था जो सिक्के चलन से बाहर हो गए थे, डीमोनेटाइज हो गए थे। 1 पैसे और 2 पैसे के सिक्के जो चलना बंद हो गए थे, उन सिक्कों से मैंने अपना कलेक्शन शुरू किया था। धीरे धीरे करके आपका शौक़ बढ़ता है, अंदर से आपको प्रेरणा मिलती है और आप एक नई दिशा पकड़ लेते हैं। इस संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो दूसरा कर सकता है और आप नहीं कर सकते। किशोर झुनझुनवाला जी के वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं कि ऐसा कलेक्शन हम नहीं कर सकते, तो ऐसी बात नहीं है। यदि आप सच्चे मन से प्रयास करेंगे तो वैसा और उससे भी अच्छा कलेक्शन आप ही में से कोई लोग करेंगे, यह मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। तो अपना प्रयास जारी रखें और कलेक्शन करते रहें, पर इसलिए नहीं कि इसको बेचना है, इसलिए कि इसको एक बहुत अच्छे शौक़ की तरह पालना है और इस हॉबी को आगे बढ़ाना है, दूसरे लोगों में भी फैलाना है। धन्यवाद। लाटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है गया बिहार से शहनवाज जी का। ये लिखते हैं, मेरे पास 100 रुपीज़ डी सुब्बाराव विदाउट रुपी सिंबल 2012 का नोट है फाइन कंडीशन में, इसका आज के समय में क्या वैल्यू है? शाहनवाज जी, 2012 डी सुब्बाराव विदाउट रुपी सिंबल वाले नोट की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 100 रुपये से 150 रुपये तक। लाटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है आसनसोल वेस्ट बंगाल से अजय जी का। ये जानना चाहते हैं हाफ रुपी 1944 की वर्तमान प्राइस क्या है? सर, हाफ रुपी 1944 में लाहौर और बॉम्बे 2 मिनटों द्वारा ढाले जाते थे, जो कि हाफ सिल्वर में ढाले जाते थे और इनका वजन होता था 5.83 ग्राम, साइज होती थी 24 से 24.50 mm, शेप सर्कुलर होता था और 1940 से 1945 तक यह सिक्के हाफ सिल्वर में ढाले जाते थे। 1944 में यह सिक्के बॉम्बे और लाहौर इन दोनों मिनटों द्वारा ढाले गए थे। बॉम्बे मिंट वाला यह सिक्का कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आता है, लेकिन लाहौर मिंट वाले यह सिक्के स्केयर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। फिलहाल रेट में ज़्यादा फर्क नहीं है। बॉम्बे वाले मिंट के सिक्के की कीमत है 200 से 400 रुपये तक और लाहौर वाले सिक्के की कीमत है 250 रुपये से 500 रुपये तक। अब आप पहचानेंगे कैसे कि यह बॉम्बे में ढाला गया है या फिर लाहौर में ढाला गया है? तो बॉम्बे वाला जो सिक्का है उसमें डेट के नीचे जो लोटस है यहाँ पे एक डॉट आता है, डॉट बिलो लोटस बिलो डेट, और जो लाहौर वाला है उसमें एल लिखा होता है। ये देखिए, आप गौर से देखिए, यहाँ पे आपको एल लिखा हुआ नजर आएगा। लोटस के नीचे, डेट के नीचे ये एल देखिए, ये एल लिखा हुआ है, मतलब यह है लाहौर वाला सिक्का है, लाहौर मिंट में ढाला गया है। और यदि यहाँ पे डॉट है तो यह बॉम्बे मिंट में ढाला गया है। अजय जी, हमें आशा है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और बाकी सभी भी ऐसे व्यक्ति जिनके मन में ऐसे ही सवाल चल रहे थे उन सबको भी यह वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है और हमें यह पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइक ही करें, आपको डिसलाइक करना है तो आप डिसलाइक भी करें, लेकिन लिखें ज़रूर कि आपने इस वीडियो को डिसलाइक क्यों किया, क्योंकि हम हमेशा यही प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दे पाएँ
जो आपके काम के हों, जो आपके जीवन में कुछ चेंज ला पाएँ, आपकी हॉबी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएँ। तो हमारा प्रयास यही है, दिन रात हम यही सोचते रहते हैं। हमारे सपने में भी आप लोग आते हैं, हमारे सपने में भी आप कमेंट करते रहते हैं। हमारी पूरी टीम के ऐसे अनुभव हैं कि उनके सपनों में भी आप आते हैं। तो जब आप हमें सपनों तक में अपने सवाल भेजते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि हम भी आपको हकीकत में आपके सपने पूरे करने के प्रयासों में सफलता दिलाने में अपना कुछ योगदान दे पाएँ। तो हमें बहुत ज़रूरत है आपके प्यार की, आपके कमेंट की, आपके साथ की और आपके सपोर्ट की। यदि आपने हमें सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत धन्यवाद है आपका, लेकिन यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा, यह एकदम फ्री है। पता नहीं यूट्यूब की पॉलिसी कब चेंज हो जाए और सब्सक्राइब करने के भी पैसे देना पड़े। फिलहाल तो यह फ्री है, तो आप ऐसे सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाएं और सब्सक्राइब अवश्य करें। और सब्सक्राइब करने के बाद कुछ लोग बेल आइकन दबाना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ आप याद करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप देख पाएँ हमारे वीडियो सबसे पहले। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है रुखसाना जी का जामनगर से। ये जानना चाहती है 1988 25 पैसे वाले सिक्के की कीमत, जो कि सी मिंट मार्क वाला है। मतलब कनाडा के ओटावा में जो सिक्के डाले गए थे उन पर सी मिंट मार्क डाला जाता था, उस सिक्के की कीमत जानना चाहती है रुखसाना जी। 1988 में पहली बार एफएसएस की धातु में सिक्कों की ढलाई चालू हुई थी। क्योंकि वक्त के साथ मेटल की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो 1987 एक ऐसा वर्ष था जब कॉपर और निकल के काफ़ी रेट बढ़ गए थे और लोग सिक्कों को गलाकर धातु के रूप में उसको बेचा करते थे। इस वजह से भारत सरकार ने यह निर्णय लिया, अब सिक्कों में कॉपर और निकल की बजाय एफएसएस का यूज़ किया जाए। यह 25 पैसे के सिक्के भी 1988 में पहली बार एफएसएस की धातु में डाले गए थे और उस वक्त देश में सिक्कों की डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम थी, तो बाहर के देशों से भी सिक्कों की ढलाई करवाई जाती थी। सी मिंट मार्क मतलब ओटावा कनाडा का मिंट मार्क है। 88 में 25 पैसे की ढलाई बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा और ओटावा इन 5 मिनटों में हुई थी। लेकिन नोएडा और ओटावा इन दोनों मिनटों के सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद के कॉइन स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उस वक्त मिंटिंग काफ़ी कम हो पा रही थी और देश की मिंटों में दूसरे सिक्कों की भी ढलाई हुआ करती थी। तो 25 पैसे के सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद में कम डाले गए थे और वो आपको आम चलन में देखने को बहुत ज़्यादा नहीं मिले थे। इस वजह से यह कॉइन स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। नोएडा और ओटावा इन दोनों मिनटों में बहुतायत में सिक्कों की ढलाई हुई थी, इस वजह से यह सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। नोएडा और ओटावा वाले जो सिक्के हैं उनकी वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है लगभग 1 रुपये से 5 रुपये तक। और इस वीडियो का आखिरी सवाल निकल कर आया है फिरोजाबाद से नजीम जी का। इन्होंने 5 रुपये के कामराज के सिक्के के बारे में जानना चाहा है। सर, के कामराज का जन्म 1903 में हुआ था और इनका देहावसान 1975 में। यह सिक्का कॉपर और निकल की मिश्र धातु में सन 2004 में डाला गया था। इसका वजन था 9 ग्राम और साइज 23 mm, शेप सर्कुलर। इसके फ्रंट भाग में अशोक एम्बलम, उसके नीचे सत्यमेव जयते और इंटरनेशनल नंबर में अंक 5 इस सिक्के का डिनोमिनेशन दिया गया है। बाईं तरफ देवनागरी में भारत और रुपए, राइट हैंड साइड इंग्लिश में इंडिया और रुपीस लिखा हुआ है। इस सिक्के के बैक साइड में के कामराज की पोर्ट्रेट बहुत ही उभरी हुई अवस्था में सिक्के के मध्य में बड़ी सी साइज में दी गई है और सिक्के के बाईं तरफ इनका नाम देवनागरी में लिखा गया है। राइट हैंड साइड इंग्लिश में के कामराज लिखा हुआ है और इनके पोर्ट्रेट के नीचे 1903 से 1975 इनके जन्म और मृत्यु का वर्ष दर्शाया गया है और इस सन के नीचे मध्य में मिंट मार्क दिया गया है। के कामराज का पूरा नाम कुमार स्वामी कामराज था। इस वजह से इस सिक्के के बाईं तरफ कु कामराज लिखा हुआ है, जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है कुमार स्वामी कामराज का। कई लोग इसे के कामराज पढ़ते हैं, जो सही नहीं है। हकीकत में उस पर कु कामराज लिखा हुआ है और इंग्लिश में के कामराज लिखा हुआ है। यह सिक्के मात्र बॉम्बे और हैदराबाद मिंटो द्वारा जारी किए गए थे। बॉम्बे मिंट वाला कॉइन स्केयर्स कॉइन की कैटेगरी में आता है और हैदराबाद मिंट वाला कॉइन कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आता है।
लेकिन एक बार फिर से नोट कर लें राज की बात, हैदराबाद मिंट वाला जो कॉइन है वह भी बहुत ही जल्द स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। तो ऐसे सिक्कों की वैल्यू आपको भविष्य में और भी ज्यादा मिलने की संभावना है। वर्तमान में बॉम्बे मिंट के ऐसे सिक्के की मार्केट प्राइस चल रही है लगभग 15 रुपए से 60 रुपए तक, और हैदराबाद वाले की चल रही है 10 रुपए से 50 रुपए तक। लेकिन आगे जाकर ऐसे सिक्कों की वैल्यू और भी बढ़ने की संभावना है। यदि आपके पास के कामराज के अच्छी कंडीशन के सिक्के हैं तो हमारा सजेशन है कि आप उन्हें फिलहाल बेचने की जल्दी ना करें, उन्हें संभाल कर रखें, आगे जाकर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलने की संभावना है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत व ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।